हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 3 है ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले मैं दो क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। इन दोनों ही क्लासेस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप उन सभी क्लासेस को जरूर देखें। यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से ही है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ, बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन, बेस्ड ऑन आईसीटी और बेस्ड ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इन यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं रिसेंटली, वो जो है आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम बस उन्हीं को कवर कर रहे हैं। कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है वो इधर उधर की चीज, इधर उधर के नहीं है, बस कंप्लीटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक तो नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको समझ करके आप दो चार क्वेश्चन डेफिनेटली सही कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चंस के बारे में आपको आंसर का आइडिया नहीं है, फिर भी उन क्वेश्चंस का सही आंसर करके आ सकते हो। तो कुछ तरीके उनको समझना जरूरी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आप मिनिमम टाइम में सभी टॉपिक्स को कवर कर सकें और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकें। इसके अलावा आप यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है आपको। ये जो सीरीज है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सीरीज है वो हमारे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट COP28 समिट रिसेंटली। देखो, जो COP है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्या है और COP28 क्या है, COP29 क्या है, COP30 क्या है, इसको भी समझेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो उसको समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। भारत ने हाल ही में COP28 शिखर सम्मेलन में वैश्विक अक्षय ऊर्जा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, इसका रीजन पूछा गया है आपसे। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन है डेवलपमेंट कंसर्न, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। तो देखो गाइज, इंडिया में लैक ऑफ रिसोर्सेज की तो कमी है नहीं, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हमारे इंडिया में भरे पड़े रिसोर्सेज। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में एक ही पार्टी है जो कि पावर में चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है इस टाइम पर, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो गया हो या टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम रही है वो थी डेवलपमेंट कंसर्न। हम इंडिया ने विकास संबंधी चिंताएं जताई हैं और इस वजह से इस एनर्जी प्लेज को साइन नहीं किया है। और इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है। आप साइन क्यों नहीं किया और COP28 क्या है समझ लेते हैं। India has declined to sign on to Global Renewable Energy Pledge launched at COP28 Climate Summit in Dubai। तो जो COP28 है वो दुबई में हुई थी। अब ये COP28 क्या है, यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको भी समझेंगे हम। द प्लेज कमिट्स 118 nations to tripling installed renewable energy capacity globally by 2030। However, India opted out along with China, Saudi Arabia, Russia and Iran। इन कंट्रीज ने साइन नहीं किए हैं। तो ये जो हुआ है, ये आपने यहाँ पे देखा कि इस प्रतिज्ञा में ये बोला गया था कि 18 देशों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। अब अक्षय ऊर्जा क्या है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गई है ना, विंड एनर्जी हो गई। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का बोला गया था कि 2030 तक आपको बढ़ाना है। लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसको नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का यूज करके एनर्जी बन रही है और रिन्यूएबल एनर्जी को इतनी स्पीड से नहीं बढ़ाया जा सकता। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू इट्स ऑन नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। इंडिया की खुद के अपने बनाए हुए टारगेट है जिनको कि अचीव करना है, बट कुड नॉट अग्री टू द टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लेज विच कुड पोटेंशियली हर्ट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। अब आप ये देखिए कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं क्रिएट कर पाए और एनर्जी हम उस लेवल की नहीं बना पाए जिसकी नीड है हमें, तो फिर हम डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडस्ट्री में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट तो हर जगह ही है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाए 2030 तक, तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या जितनी भी एनर्जी सोर्सेज है वो हमारे लिए
लिमिट बना देंगे और फिर हमारी जो इंडस्ट्री है वो पूरे तरीके से पूरी कैपेसिटी से रन नहीं कर पाएंगे। और हमें पता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। आपको पता है इंडिया में कोयला कोयला का कितना यूज होता है। पहले तो बहुत यूज होता था बट अब पहले के कंपेरिजन में कम हो गया है। तो कोयले का यूज करके भी हम लोग बिजली बनाते हैं। तो इसलिए इंडिया ने इस पर साइन नहीं किए। इंडिया एम्स टू हैव 50% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030। तो हमारा ये टारगेट है कि हम 2030 तक 50% एटलीस्ट हमारी जो एनर्जी हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बने। तो ये जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है, जिसको कि इंडिया चाहता भी अचीव करना। सो जो COP28 थी वो दुबई में हुई थी। COP29 जो है वो अभी रिसेंटली हुई है 11 से 22 नवंबर 2024 को, यानी कि इसी मंथ हुई है। मैं 26 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब अभी जस्ट इसका वाइंड अप हुआ है। ये हुई है मीटिंग बाकू अजरबैजान में। ये एक जगह है, एक देश है जहाँ पर ये मीटिंग हुई है। और COP30 जो होगी वो होगी ब्राजील में। ये शेड्यूल्ड है ब्राजील में, जो कि नेक्स्ट ईयर होगी 10 से 21 नवंबर 2025 में। तो ये पिछली मीटिंग मैंने बता दी COP28 जिसके ऊपर क्वेश्चन था। COP29 अभी रिसेंटली हुई है। ये कहाँ पे हुई ये नाम आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और 30 कहाँ पे होगी फ्यूचर में उसका पता भी आपको होना जरूरी, कि ब्राजील में होगी नेक्स्ट ईयर नवंबर के महीने में। सो जो कॉप है ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज जो है आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो इसी की जो मीटिंग्स है वो होती रहती हैं, और जो मीटिंग्स होती हैं वो कॉप के नाम से जानी जाती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है कि मीटिंग जो है वो पार्टीज की है। पार्टी कौन है? ये है देश, अलग अलग कंट्रियां जो इसमें सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने इसको अग्रीमेंट में साइन कर रखे हैं। वो सभी कंट्रियां मिलती हैं हर साल और डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें और क्लाइमेट को कैसे हम अच्छा बनाएं। So the COP is where the world comes together to agree on the actions to address the climate crisis। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पूरा जो वर्ल्ड है, सभी दुनिया भर के जो देश हैं वो आते हैं साथ में और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं। सच एज लिमिटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी आपको याद रखना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो ये पॉइंट आउट किया इन्होंने, इस चीज़ को भी याद रखना है। Helping vulnerable communities adapt to the effect of climate change and achieving net zero emission by 2050। ये टारगेट भी याद रखना है कि ये जो टारगेट रखा गया नेट जीरो एमिशन का वो कब तक अचीव करना है। तो ये 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशन जो है वो अचीव करना है। द थीम जो थी इस साल की 2024 की, जिसको मैं बोल रहा था कि जस्ट अभी रिसेंटली हुई है COP29 वाली मीटिंग, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। ये आपको याद रखना है, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। ये रही है इस साल की थीम, तो ये थीम याद रखनी है। COP29 एम्स टू ट्रिपल फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम $100 बिलियन टू $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। तो क्या बोला जा रहा है कि COP29 का लक्ष्य जो है 2035 तक विकासशील देशों को सालाना $100 बिलियन से 3 गुना करके $300 बिलियन तक वित्त प्रदान करना है, ताकि ये लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक्शन ले सके और बचा सके जो भी क्लाइमेट में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONOS। अब ये एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस स्कीम को। तो ONOS की फुल फॉर्म है क्या क्या हो सकती है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन न्यूज वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्राइबर, या वन नेशन वन सुपरवाइजर। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। So One Nation One Subscription scheme is a central sector scheme that aims to provide students, faculty and researchers with access to academic material। तो यहाँ पर academic material का access दिलवाना है सभी स्टूडेंट्स को। The scheme is set to launch in 2025 में लॉन्च की जाएगी। अभी इसका जो ड्राफ्ट वो आया है and will provide access to nearly 13,000 e-journals from 30 international publishers। The scheme will be implemented by InflibNet एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द UGC। अब ये इनफ्लिबनेट की जो फुल फॉर्म है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म UGC नेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, इस आपके UGC नेट एग्जाम में पूछा गया था कि इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फुल फॉर्म क्या है। नहीं पता तो गूगल करिए फिर कमेंट करिए। तो ये जो स्कीम है ये स्टूडेंट्स को, आप देखो ये रिसर्च में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी क्या है रिसर्च में आपको नहीं पता कि कौन से जर्नल्स में हम पेपर पब्लिश करें या
कौन कौन से पब्लिशर हैं जहाँ पे हम अपना रिसर्च पेपर अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया जाएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अगर स्कीम आ जाती है, तो इससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल जाएगा इन जर्नल्स का। देन उसके बाद ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और यहाँ पर जो रिसर्च पेपर है उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए भी, प्लस पब्लिश करना भी कंपैरेटिवली फ्यूचर में ईजी हो जाएगा। अभी क्या है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश कराया जाए। देखो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि रिसर्च पेपर लिखें कैसे, रिसर्च पेपर लिखना कैसे है, एक बिगिनर्स को किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और उस वीडियो का पार्ट 2 अभी तक नहीं आया है। पार्ट 2 जो था वो था पब्लिशिंग को लेकर कि पब्लिश कैसे किया जाए, फ्री में कैसे पब्लिश करें, पेड में कैसे पब्लिश करें। तो वो वाली वीडियो भी जल्दी ही मैं बना दूंगा, जल्दी पब्लिश कर दूंगा, ताकि आप सभी को इस बारे में भी नॉलेज हो। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस आप चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इस तरह की वीडियोज आपसे मिस नहीं होंगी, इसलिए मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है बल्कि आपकी हर तरीके से हेल्प की जाती है, चाहे वो रिसर्च पेपर हो चाहे पीएचडी हो, हर तरीके से हेल्प की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट clinched the top spot in India in QS Asia World University Ranking। तो ये 2025, तो गाइस देखो अभी रिसेंटली ये हुआ है, और इसमें आपको बताना है कि इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है। आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, आईआईटी कानपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईआईटी दिल्ली। अब ये जो रैंकिंग है वो कब हुई है? आईआईटी दिल्ली रैंक 44th इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। 44th पोजीशन पे था ओवरऑल। अगर हम ओवरऑल बात करें ना कि टोटल कितने पोजीशन पे था, तो 44th पोजीशन पे था, और मतलब टोटल एशिया में। लेकिन अगर देखा जाए विद इन इंडिया तो ये टॉप पोजीशन पे था इन इंडिया, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंप्रूव किया है इसने, 94th पोजीशन से 81st पोजीशन पे आ चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और विद स्ट्रॉन्ग स्कोर्स इन फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एंड रिसर्च। जेएनयू ने 117 थी पहली पोजीशन, अब ये 110 पे आ चुकी है, तो इसकी पोजीशन भी पहले से बढ़िया हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहले 206 पोजीशन हुआ करती थी, अब 188 आ चुकी है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर, और इस साल जो टॉप किया है वो थी हमारा आईआईटी दिल्ली। तो ये जो है नंबर 1 पोजीशन पे रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है किसने रिलीज करी है? वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ऐसे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताते नहीं कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, प्लीज कमेंट करके बताया करो, अपना फीडबैक दिया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो कमेंट किया करो, आप अपना फीडबैक दिया करो, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी किया करो जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी को पता चले कि आप इस तरीके से क्लासेस चल रही है। तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकस ऑन द मिडिल इनकम trap, highlighting that it may take nearly 75 years for economies currently in this trap to progress. Since 1987, और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, 1987 के आसपास की बात है, वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया था इकोनॉमीज के अलग अलग देशों को 4 कैटेगरी में। एक था हाई इनकम वाली कैटेगरी, हाई इनकम वाले देश जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी खासी, पर कैपिटा काफ़ी अच्छा खासा है जीडीपी। अपर मिडिल इनकम वाले देशों को इसमें क्लासिफाई किया गया, दैट वाज द सेकंड ग्रुप। थर्ड था लोअर मिडिल इनकम, एंड फोर्थ था लो इनकम। सो व्हाइल हाई इनकम कंट्रीज हैव डबल्ड फ्रॉम 41 टू 86, लो इनकम कंट्रीज हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 49 टू 26। मतलब जो अमीर कंट्रियां हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब देश हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं चाहिए कि सब लोग अमीर होने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। करेंटली देयर आर 108 मिडिल इनकम कंट्रीज मेकिंग अप 75% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब ये देखिए ऐसे देश जहां पर 75% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ और सिर्फ 38%। सोच के देखो कि अगर मतलब इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर किसी फैमिली में 75% जो लोग हैं फैमिली के, उनकी इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ 38% है बस, और जो बाकी आपकी फैमिली में 25% लोग रहते हैं, उनकी इनकम फिर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आई थिंक 62 के आसपास, है ना, 6 3 9 8 2 10, हाँ 62%। तो सोचो
25 लोग जो हैं उनको मिल रहे हैं 62 रुपये, और यहाँ पर 75 लोगों को मिल रहे हैं सिर्फ सिर्फ 38 रुपये। तो कितना बड़ा ये इनइक्वालिटीज है ना। तो ये जो है एक बताता है कि इंडिया मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है इनकम की, और अमीर देशों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है और एसेट्स हैं, जबकि गरीब देशों के पास बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन प्लस स्कीम टू इन्हांस फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो अभी रिसेंटली किस स्टेट ने सॉरी ग्रीन प्लस स्कीम को लॉन्च किया है? तो गैस देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ाने के लिए ग्रीन प्लस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, असम है, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है गाइस मेघालय। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेघालय चीफ मिनिस्टर Conrad K. Sangma launched the Green Meghalaya Plus GMP scheme to enhance and conserve forest cover. The scheme aims to expand forest conservation by offering monetary rewards for protecting forested area. तो अब क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पेड़ पौधे काट करके घर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्टेट ने बोला है कि भाई हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे फॉरेस्टेड एरियाज को। और आपको पता है मेघालय में बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से यहाँ पर हरियाली बहुत रहती है, बहुत ग्रीनरी रहती है मेघालय में, है ना। काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत ग्रीन और बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। कभी मौका मिले तो विजिट करिए। अब गाइस देखो, बात ये है कि जो आपके एग्जाम है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रोक्स 1 मंथ के आसपास का टाइम बचा हुआ है। ऐसे इस बचे हुए टाइम में अगर आपको एक सिंगल प्लेस पे कंप्लीट कंटेंट मिल जाए, कंप्लीट सिलेबस मिल जाए पेपर 1 का या कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का, एक सिंगल प्लेस पे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक सिंगल जगह पे ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसको आप 30 डेज में कवर कर सकें, तो क्या ही कहने। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने आपको एग्जाम टारगेटेड सुपर फास्ट बैच अवेलेबल करवाया है, जो कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए है। अब इस बैच में हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस के सभी के 30 डेज के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल हमने करवा दिए हैं। प्लस इन सभी के हमने 3 मंथ और 6 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं, ताकि अगर आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अभी की रिक्वायरमेंट है 1 मंथ बाद की, तो आप 1 मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप 3 मंथ या 6 मंथ वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेट मिलेगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, और कंप्लीट लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गैस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे और पता चले कि इस तरह की क्लासेस चल रही हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी से हो जाए, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके फ्रेंड्स की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।